सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है और आज के दिन का पहला वीडियो बात करने वाले हैं आज हम कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। और ये Q1 रिजल्ट के ऊपर नहीं होने वाला है, ये एक्चुअली होने वाला है कमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर। अब ये क्या होता है और सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 773 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 800 का टारगेट है, 27 सब्सक्राइबर्स और बाकी हैं। तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है, जो अपडेट्स है, वो आपको मिलते रहे। तो कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट है, आप मतलब कोई क्वेरी है किसी भी स्टॉक को लेकर के, तो जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड लिख सकते हो मुझे इस स्टॉक के बारे में ये जानना है, ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे करके तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है राजरत्न ग्लोबल के बारे में, राजरत्न ग्लोबल वायर। तो यार सबसे पहले तो अगर सॉरी, अगर आशु जी जो इनका नाम है, ठीक है, आशु 00297, अगर ये देख रहे हैं तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा सो सॉरी, क्योंकि यार 11 डेज के पहले, मतलब 11 डेज हो गए आपने कमेंट किया था एंड मैं इसका वीडियो बना नहीं पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस। मैं थोड़ा बिजी था, उसके ऊपर Q1 के रिजल्ट्स को मैं ज़्यादा डिस्कस कर रहा था इन सब चीज़ों की वजह से। तो जो भी है, देर आए मगर दुरुस्त आए वाली बात है, तो आप कमेंट करना, ठीक है। डेफिनेटली, मतलब मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि कमेंट करना, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हो सकता है टाइम लग जाए थोड़ा सा, बट हाँ वीडियो बन जाएगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं एंड जैसे इन्होंने कहा था राजरत्न ग्लोबल वायर के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसके बिजनेस के बारे में जानना है अगेन, देन आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो कि यार मुझे इसके बिजनेस के बारे में भी जानना है, ठीक है, तो मैं अगेन इसके बिजनेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख लो, 3766, मतलब लगभग आप कह सकते हो 4000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप होने के साथ इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और रिस्क ज़्यादा होता है तो मैं हमेशा इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करता हूँ, ठीक है। मतलब स्मॉल कैप्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है, मैं किसी भी तरह का कॉल टिप बाई सेल के लिए कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो आपको करना है आपको खुद से करना है या फिर अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो गई मार्केट कैप के बारे में। सबसे पहले चलते हैं क्वार्टर्स। तो रिसेंट क्वार्टर जो इसका आया था वो देख लेते हैं कैसा है। जून 22 एंड 23 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं क्वार्टर को। तो 251 204 सेल्स जो है वो डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53 से 25, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आधा हो चुका है। मार्जिन जो है 21 से 12, मार्जिन भी लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा ही है, बट हाँ काफ़ी कम हो चुका है मार्जिन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46 से 17 हो चुका है और नेट प्रॉफिट 35 से यहाँ पे 12 हो चुका है। मतलब ये 1/3 हो चुका है, आप समझ रहे हो, आधा से भी छोटा होता है 1/3, मतलब अगर आप 12 × 3 करोगे तो 36 होता है, ठीक है ना। खैर सॉरी अगेन। ईपीएस के बारे में बात करें तो 6 रुपये 80 पैसे का ईपीएस था, जो कि 2 रुपये 45 पैसे का हो चुका है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंक्रीज हुई हो, हर चीज़ डिक्रीज हुई है एंड इसी वजह से ये रिजल्ट था रिसेंट जून 23, या फिर आप कह सकते हो Q1 फिनेंशियल ईयर 24, ये रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। एंड अगर आप देखोगे तो इसी वजह से यहाँ पे टेक्निकल वाइज भी देख सकते हो रिजल्ट के दिन काफ़ी फॉल आया था, है ना। ओके। सो ये तो हो गई भाई शॉर्ट टर्म वाली बात की, शॉर्ट टर्म नहीं इन द सेंस एक क्वार्टर की बात हो गई कि यार एक क्वार्टर खराब हुआ। मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि अगर एक क्वार्टर खराब होता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो कंपनी ही खराब हो गई। एंड वाइस वर्सा, अगर एक क्वार्टर अच्छा हो जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी ही अच्छी हो गई, ठीक है। तो थोड़ा और हमें प्रीवियस डेटा को देखना होता है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है, पूरे स्टेटमेंट पे मैं आ चुका हूँ। एंड सबसे पहले अगर आप सेल्स यहाँ पे देखोगे तो पहले 252 हुआ, फिर 283, 274, 283, 283, मतलब यहाँ पे 283 के ऊपर ही पहले तो 252 रहा, फिर 283 2 3 बार हुआ, उसके बाद 345, 493, 480, 547, 893, 895, 848। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका पैटर्न क्या है, ये एक रेंज में रहता है। जैसे पहले देखो 250 के रेंज में था, ठीक है, उसके बाद ये 283 के रेंज में गया, ठीक है,
उसके बाद ये 345 गया, फिर यहाँ पे देखो 400 के रेंज में रहा ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये 500 गया, फिर यहाँ पे देखो 800 में ही ये अभी भी है, ठीक है। मतलब देखो 893, 895, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखोगे तो 848। तो इस तरह से ये चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट तो है, मतलब बीच बीच में अगर आप देखोगे जैसे इस जगह पे, ठीक है, देन फिर यहाँ पे कहाँ गया, इस जगह पे, ठीक है, ये जो है कभी कभार जो है ये नीचे आ जाता है, ठीक है। जैसे फिर अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी देखोगे तो खैर इसको अगर आप इग्नोर भी करोगे तो दो जगह पे ये नीचे आया था। तो हाँ, ओवरऑल कंपनी अच्छी खासी कंसिस्टेंट है। कभी कभार जो है वो सेल्स कभी थोड़ा नीचे आ जाता है, तो वो अलग बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप खुद से ही देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पहले कम थी, लेकिन फिर ठीक है, जैसे 23 के बाद 20 हो गया, फिर 23, 25, 42, फिर 41 घट गया, फिर 33 फिर घट गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 52, 68, 92, 182, फिर 162 फिर घट गया, और 134 जो टीटीएम का है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, वो अभी भी घटा हुआ है। तो हाँ, नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो खुद से ही, है ना। तो ये कुछ है। अगर मैं परसेंटेजेस के बारे में बात करूँ तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -12% है, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। चलो मैं 3 साल के बारे में अगर देखूँ, 3 साल का क्या है तो देख सकते हो 23%, 5 साल का 21% एंड 10 साल का 14%। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 साल, 5 साल और 10 साल का काफी अच्छा है। और जैसे ये जो है पूरा ईयर जो है लास्ट, जैसे ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, ठीक है, तो ये जब खत्म होगा, ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है यहाँ पे अच्छा नंबर हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ये क्वार्टर खराब था तो इसी वजह से यहाँ पे आपको नंबर माइनस में दिख रहा है, ठीक है। जैसे आगे के क्वार्टर्स आएंगे तो ये नंबर भी इम्प्रूव हो जाएगा। सेम गोज फॉर ये वाला, ठीक है, इस टीटीएम के लिए भी वही मैं कहूंगा, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ के लिए। एंड बाकी नंबर्स आप देख सकते हो, 3 साल, 5 साल का नंबर 45, 47% काफी अच्छा है। बात करें अगर आरओई के बारे में तो 26% का आरओई है लास्ट ईयर का। 3 साल पहले का, 3 साल पहले नहीं, 3 साल की अगर बात करें तो 32%, 5 साल में 29%, 10 साल का 26%। तो ओवरऑल जो है आरओई भी इसमें काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा आरओई है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ मैंने आपको बता दिया कि 3 साल और 5 साल का अच्छा है। ये जो टीटीएम है इसमें थोड़ा गड़बड़ है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप बैलेंस शीट यहाँ पे देखोगे तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो रिजर्व्स जो है वो यहाँ पे 429 है, बोरिंग्स 171 है। परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास बोरिंग्स भी है। कंपनी थोड़ी सी CWIP में भी जा रही है, तो आई थिंक बोरिंग से ही CWIP में कुछ हो रहा है। खैर जो भी है, अब लॉन्ग टर्म में देखोगे 86, शॉर्ट टर्म में 85। तो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इक्वली डिवाइडेड है। और ओवरऑल भी बोरिंग जो है कम है, तो इतनी टेंशन करने वाली बात है नहीं। और यहाँ पे CWIP भी प्रोग्रेस में है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर्स के बारे में तो यहाँ पे जो है 65% जो है वो प्रोमोटर्स के पास है, ठीक है, विच इज़ गुड। अच्छा है, ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा वेरी गुड, बट हाँ अच्छा है। एफ आई आईज की बात करें तो नहीं है, एफ आई आईज ना के बराबर। डी आई आईज की बात करें तो 8.29 जो है परसेंटेज, वो डी आई आईज है, मतलब एक अच्छा खासा स्टेक है। और पब्लिक की बात करें तो 26% के आसपास जो है पब्लिक है। एंड इसमें भी अगर आप एच एन आईज को देखोगे तो यहाँ पे 3% और दो 5% लगभग मान लो। तो 5% यहाँ पे जो है एच एन आईज है, मतलब लगभग 21% जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है, विच इज़ फेयरली गुड, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज 21% जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कम भी नहीं है, बट हाँ ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगा, ओवरऑल अच्छा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब फंडामेंटल्स में जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ यार काफ़ी कंपनीज में ऐसा होता है जो ठीक है यार, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आकर के आप देखते हो यार किसका शेयर होल्डिंग तो 40% प्रमोटर्स के पास है, 30% प्रमोटर्स के पास है। तो आपका दिल टूट जाता है, ठीक है, कि यार ठीक है, अगर मतलब इतना ही अच्छा कंपनी का ग्रोथ है तो यार प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अंदर तो प्रोमोटर्स को ही पता होता है ना कि देखो, आपको पता चलेगा कब, आप इस चीज़ को समझो, थोड़ा लॉजिक वाली बात है ना। आप इस चीज़ को समझो, मान लो कि कंपनी जो है उसका फ्यूचर ग्रोथ आपको कब दिखेगा, ठीक है, आपको तब दिखेगा दिखेगा जब आपको कंपनी दिखाएगी, मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लिखेगी कि हम हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर का जो प्लान है, जो आइडिया है, वो ये है, जो इस तरह से काम करेगा, ये कैपेक्स होगा। जब आपको कंपनी दिखाएगी तब आप देखोगे। कंपनी में जो रहते हैं, मतलब जो प्रोमोटर्स जो कंपनी में काम करते हैं,
ठीक है इन द सेंस मतलब कंपनी को अंदर से जानते हैं, उनको पता है कि एक्चुअली क्या होने वाला है, ठीक है, इसके अगले साल उनको मोस्ट लाइकली पता होता है। तो इसी वजह से यार अगर उनको पता ही है कि कंपनी आगे और अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी जितना आपको पता होगा उससे कहीं ज़्यादा उनको पता होगा प्रोमोटर्स को कि कंपनी आगे जा करके मल्टीबैगर बनेगी नहीं बनेगी वाली बात है। तो उनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो अंदर से जानते हैं, आप समझ रहे हो। तो इसी वजह से अगर प्रोमोटर होल्डिंग ही कम है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोमोटर होल्डिंग कम है मतलब वो मल्टीबैगर नहीं बन सकती, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इसका जो चांसेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको, आप खुद ही सोचो ना यार, आपको पता है आप किसी कंपनी के प्रोमोटर हो, आपको पता है ये कंपनी का ग्रोथ आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करने वाली है कंपनी। तो आप कोशिश करोगे कि यार मैं जो है इसका शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाई करूँ, ताकि जो है मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो इससे, है ना? तो वो चीज़ है। बाकी ठीक है। बाकी अगर आप बैलेंस शीट में पूछोगे तो बैलेंस शीट ओवरऑल अच्छा लगा। और अगर आप मुझसे एक प्लस पॉइंट पूछोगे और, तो मैं कहूँगा यार इसका 3 साल और 5 साल का जो है प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टॉप लाइन, बॉटम लाइन या आरओई, ये सब मुझे, आरओई तो यार पूरा ही आरओई मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये दोनों 3 साल और 5 साल और 10 साल टॉप लाइन बॉटम लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नेगेटिव पॉइंट है ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो कि माइनस में है, बट हाँ मुझे लगता है ये आगे जा करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगेन नो रिकमेंडेशन, ठीक है। तो यही कुछ थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स का, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स तो कुछ खास नहीं थे, ठीक है। बाकी टेक्निकल्स के बारे में उन्होंने नहीं कहा था बात करने के लिए, बट फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट आया, सपोर्ट आया, सपोर्ट आया, फिर ऊपर से आकर के फिर से ही वहीं पे कुछ जो है ये अटक रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे तो है ही। तो ये सब कुछ रेजिस्टेंस है, ये भी एक बॉक्स है जो रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, ठीक है। बट हाँ अगेन ये जो है मतलब कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है। अब बहुत अच्छा सपोर्ट है तो ब्रेक होने के चांस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है लाइन। बाकी यहाँ पे टेक्निकल्स के बारे में ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करूँगा क्योंकि यार ऑब्वियसली क्वेश्चन वो नहीं था। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट यार ठीक है, कोई बात नहीं, एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।